हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के न्यूज ऑन मैप इंडिया प्रोग्राम में। मैं हूं केवल आपके सामने। इस प्रोग्राम में हम बीते एक सप्ताह में चर्चा में रही खबरों के आधार पर जो भी स्थान थे उन स्थानों के आधार पर प्रश्नों को तैयार करते हैं और आपके लिए लेकर आते हैं, और इस उम्मीद के साथ कि ये स्थान, ये प्रश्न आपकी जानकारी को और बढ़ाएंगे और साथ में ही आपकी तैयारी को और बेहतर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे अभ्यास प्रश्न के साथ में। यह अभ्यास प्रश्न हमने पिछले सप्ताह आपको दिया था कि भारत का एकमात्र डॉल्फिन अभयारण्य कहां पर स्थित है। आपके ऑप्शन है बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गोवा। इसका सही जवाब है बिहार में है। बिहार में भारत का एकमात्र डॉल्फिन अभयारण्य है, यह बात याद रखिएगा। और एकमात्र डॉल्फिन अभयारण्य की बात मैं अगर कर रहा हूं तो बिहार में किस जिले में है, तो भागलपुर में है। तो याद रखिएगा, यह भारत का एक राष्ट्रीय जलीय जीव है। और यह जो अभयारण्य है इसका नाम क्या है? विक्रमशिला नेशनल गंगेटिक सेंचुरी। अब देखिए यहां पे बिहार में अगर हम देखें, यह जो बिहार का क्षेत्र है उसमें जो नदी तंत्र हम देखते हैं, तो आगे बढ़ते हुए भागलपुर का जब क्षेत्र आता है तो यह वो स्थान है, इस जगह पर है विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब आगे देखिए, अगला सवाल है, हाल ही में खबरों में रहा मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व कहां स्थित है? मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में नाइट सफारी की शुरुआत कराई गई है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या बिहार? इसका सही उत्तर है राजस्थान। अब चलिए मैप में एक बार देख लेते हैं। राजस्थान में हम देखेंगे जिस टाइगर रिजर्व की हमने बात की है वह है मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व। अब मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व आपको कोटा में दिखाई देगा। यह स्थान है कोटा, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व। उसके अलावा और टाइगर रिजर्व हैं, सवाई माधोपुर है, यह सवाई माधोपुर में रणथंभौर टाइगर रिजर्व है। और इसके अलावा अलवर में सरिस्का टाइगर रिजर्व है। और बूंदी में है रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टाइगर रिजर्व है। एक और टाइगर रिजर्व है जिसको अनुमति मिली है एनटीसीए, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। अब यह जो है एनटीसीए है, इसने अभी इसी साल 2023 में एक टाइगर रिजर्व के लिए सरकार को की प्रस्तावना को मंजूरी दी है। अब उसका नाम क्या है? उसका नाम है धौलपुर करौली। ये दोनों जिले हैं और इन्हीं के नाम पर बना है धौलपुर करौली। तो इसकी प्रस्तावना को मंजूरी मिल चुकी है एनटीसीए के द्वारा, राष्ट्रीय बाघ प्राधिकरण के द्वारा। अब यहां पे देखिए एक चीज हमें जानना जरूरी है, जो राजस्थान है भारत के नक्शे में, वह देखिए कि आखिर कहां कहां से अपनी सीमा साझा करता है। तो पाकिस्तान एक अंतरराष्ट्रीय सीमा है, फिर पंजाब, फिर हरियाणा, फिर उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, फिर आगे बढ़ते हैं तो गुजरात। तो आप देखेंगे कि पंजाब हरियाणा 2, फिर उत्तर प्रदेश 3, फिर मध्य प्रदेश 4, फिर गुजरात 5, और उसके अलावा पाकिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है। तो यह सवाल इससे जुड़ा हुआ आपसे पूछा जा सकता है। अब आगे देखिए, राष्ट्रीय संरक्षित स्मारक मानगढ़ पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार। चार ऑप्शन में से देखिए इसका जवाब क्या होगा। नाम क्या है? मानगढ़ पहाड़ी। अब यहां पर आप अगर देखें तो यह है मानगढ़ हिल, जो लिखा हुआ है इस जगह पर है। यह जो जगह है मानगढ़ हिल है। अब यहां पे ये जो एक लाइन आप देख रहे हैं, ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये जो लाइन है इसके इस तरफ लेफ्ट में आप देखेंगे नीचे की तरफ, तो यह गुजरात का क्षेत्र है। और उसके बाद यह जो लाइन दिखाई दे रही है इसके ऊपर का क्षेत्र है, यह आपका राजस्थान का है। और यह दाईं तरफ आप देखेंगे तो यहां पर आपको यह मध्य प्रदेश का इस लाइन की तरफ दिखाई देगा। यह मानी जाती है कि यह राजस्थान में है, हालांकि सीमा में है राजस्थान और गुजरात की, लेकिन यह मुख्य रूप से यह माना जाता है कि यह राजस्थान में है, मानगढ़ हिल्स। तो यहां पर एक जानकारी आपको पता होनी चाहिए कि मानगढ़ पहाड़ी प्रसिद्ध क्यों है? कि वर्ष 1913 में 1,500 से भी ज्यादा लोगों को यहां पर मृत्यु प्राप्त हुई थी। क्यों हुई थी? कि एक आदिवासी हैं, भील जनजाति है, इनके माध्यम से एक आंदोलन चलाया जा रहा था और इस आंदोलन में इनकी जान चली गई। ब्रिटिश की वजह से ऐसा हुआ। तो ये आपको पता होना चाहिए कि मानगढ़ पहाड़ी में एक हत्याकांड हुआ था जिसको कहा जाता है आदिवासियों का।
जलियांवाला बाग हत्याकांड। अब आगे देखते हैं, सोकार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स किस राज्य में केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश। इसका सही जवाब है लद्दाख। अब एक बार देख लेते हैं कि आखिर ये किस तरह से है। तो अगर आप देखें यहां पर, यह लद्दाख का जो नक्शा है, इस नक्शे में आपको जास्कर रेंज यह दिखाई दे रही होगी। इस जास्कर रेंज के पास में ही इसी के समांतर सोकार झील है। अब सोकार झील के बारे में जो मुख्य बात है, दो वाटर बॉडीज से मिलकर यह बना हुआ है। एक वाटर बॉडी का नाम है स्टार्ट सपुक और एक का नाम है सोकर। अब यहां पे आपको पता होना चाहिए कि यह जो सोकर है, अब इसके बारे में एक मुख्य बात आपको यह जानना जरूरी है कि यह इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया में A1 क्लास में आता है। मतलब कि इस जगह पर बर्ड को देखने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया है। साथ में इसका क्लास कौन सा है? तो A1 है। सोकर का मतलब क्या होता है? सफेद झील। क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा वाष्पीकरण होता है तो नमक की मात्रा इस झील में बहुत ज्यादा है। अब यह नमक की मात्रा की ज्यादा होने की वजह से यह झील सफेद दिखाई देती है। और यह जो नमक से बने हुए फूल यहां पर ऐसे लगते हैं कि किनारे किनारे पर नमक के फूल बने हुए हैं। और सोकर का मतलब ये होता है सफेद झील। अब देखिए आगे, यह लद्दाख का नक्शा आपको दिखाई दे रहा होगा। अब देखिए इसमें कि किन भारतीय राज्यों के साथ में यह अपनी सीमा साझा करती है। तो यह लद्दाख है और यहां पर आप देखेंगे तो एक तरफ आपको एक हिमाचल प्रदेश दिखेगा और दूसरा जम्मू कश्मीर दिखेगा। उसके अलावा अगर आप देखें तो आपको दिखाई देगा अंतरराष्ट्रीय सीमा अफगानिस्तान, चीन और पाकिस्तान के साथ साझा करती हुई दिखाई देती है। आगे देखें अगला सवाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। उसके बाद दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में डंकन पैसेज स्थित है। उपयुक्त में से कौन सा या से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। तो पहला स्टेटमेंट हम सबसे पहले देखते हैं, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। अब देखिए नक्शे पे आपको दिखाई देगा, यह जो है अंडमान और यह है नीचे निकोबार। अब अंडमान और निकोबार को कौन अलग करता है? 10 डिग्री चैनल। यहां पे लिखा हुआ 10 डिग्री चैनल। अब यह जो 10 डिग्री चैनल है इसका मतलब क्या है? दो बातें हैं। पहली बात तो यह है कि जब हम भूमध्य रेखा से उत्तर की तरफ बढ़ते हैं तो वहां पर अक्षांश जो है 10 डिग्री का, उसको 10 डिग्री चैनल कहते हैं। चैनल क्यों कहते हैं? क्योंकि चैनल का मतलब होता है कि दो स्थल खंड हैं, देखिए दो स्थल क्षेत्र हैं, उनके बीच में कोई समुद्री मार्ग जो होता है उसको हम यात्रा के लिए जो इस्तेमाल होता है, आने जाने के लिए होता है, वह जो रास्ता रहता है समुद्र के क्षेत्र में, उसे चैनल कहते हैं। और दो स्थलीय क्षेत्रों के बीच में, तो इसको हम क्या कहते हैं? चैनल। और यह 10 डिग्री चैनल है जो कि अंडमान और निकोबार को अलग करता है, यह भी आपको पता होना चाहिए। अब आगे देखिए, अगला स्टेटमेंट जो था इसमें, दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में डंकन पैसेज स्थित है। अब यहां पे एक आ गया दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान, तो हमें अंडमान में देखना होगा कि डंकन पैसेज है कि नहीं है। अब इसी में देखिए, अब आपको एक तरफ दिखाई देगा, यहां पर आपको ध्यान से अगर देखेंगे, आपको नहीं दिख रहा होगा तो बता देता हूं, ये लिखा है दक्षिण अंडमान, साउथ अंडमान। अब उसके अलावा यहां पर यह जो लिखा हुआ है लिटिल अंडमान, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में यहां पर डंकन पैसेज है। इसे डंकन पैसेज कहा जाता है, याद रखिएगा, डक्कन नहीं है, डंकन है। तो यहां पर अगर इस तरह से हम देखें तो जो पहला वाला स्टेटमेंट है यह बिल्कुल सही है, और दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में डंकन पैसेज है, यह भी सही है। तो एक और दो दोनों ही कथन हमारे सही होते हैं। आगे देखिए, झारखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन है, राज्य की सीमा बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा और पश्चिम बंगाल से स्पर्श करती है। दूसरा है, राज्य की राजधानी रांची कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। ऑप्शन क्या है? इनमें से कौन कौन से सही जानना है? तो केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। अब यहां पे देखने वाली बात यह है कि हम पहला स्टेटमेंट अगर मैप में देखें कि बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, तो सबसे पहले देखिए झारखंड कहां पे है। ये आपका झारखंड है, बिहार है, जुड़ा हुआ है। उसके अलावा अगला देखिए, उसी क्रम से देखते हैं छत्तीसगढ़, तो आपको छत्तीसगढ़ भी दिखाई दे जाएगा, ये छत्तीसगढ़ का एरिया है जो इससे लगा हुआ है। उसके अलावा अगर हम देखें
ओडिशा और पश्चिम बंगाल। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये पश्चिम बंगाल से ये लगा हुआ है और उसके अलावा ये देखेंगे तो ओडिशा से, मतलब कि पश्चिम बंगाल, ओडिशा और यह छत्तीसगढ़ से लगा हुआ आपको दिखाई देगा। उसके अलावा आपको बिहार से भी लगा हुआ दिखाई देगा और इसके साथ में आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश से भी लगा हुआ दिखाई देगा। तो यहां पर जितने हमारे स्टेटमेंट में है वो सारे तो मिल ही रहे हैं, उससे ज्यादा ही मिल रहे हैं। तो पहला स्टेटमेंट तो हमारा सही हो गया। दूसरा स्टेटमेंट अगर हम देखें तो राज्य की राजधानी रांची कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है कि नहीं है, यह देखते हैं। अब राज्य की जो राजधानी है रांची, देखिए रांची यहां पर लिखा हुआ है और यह जो आप देख रहे हैं ये जो लाइन आ रही है आगे बढ़ते हुए, यह कर्क रेखा है। कर्क रेखा आपको पता ही है भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री पे। तो इसका मतलब हुआ कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के ऊपर की तरफ नहीं है। और यहाँ पे देखिए क्या था, कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, यानी कि उत्तर में नहीं है बल्कि यह दक्षिण में है। तो रांची यहाँ पर लिखा हुआ है, यह वह स्थान है और यह कर्क रेखा के थोड़ा सा नजदीक नीचे दक्षिण में है। तो हमारा यह स्टेटमेंट गलत हो गया। तो इसमें सही स्टेटमेंट है केवल एक, यानी कि ए। अब आगे देखिए अगले सवाल में, इस नदी का उद्गम, किसी नदी के बारे में बता रहा है। इस नदी का उद्गम पश्चिमी घाट की पहाड़ियों से होता है, पश्चिमी घाट की पहाड़ियों से होता है और यह केरल राज्य की महत्वपूर्ण नदी है। यह नदी केरल के एक राष्ट्रीय उद्यान की भी जीवन रेखा है एवं नदी अपना जल लक्षद्वीप सागर में निष्कासित करती है। अब यहां पे देखिए कुछ बातें पता चली, जैसे कि यह नदी केरल के एक राष्ट्रीय उद्यान की जीवन रेखा है। तो हमें यह जानना होगा कि वह कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जिसकी जीवन रेखा है। दूसरा, नदी का उद्गम पश्चिमी घाट की पहाड़ियों से होता है और उसके अलावा यह केरल राज्य की महत्वपूर्ण नदी है। तो कौन है केरल राज्य की महत्वपूर्ण नदियां, सबसे पहले तो हमें यह पता हो। फिर केरल राज्य की महत्वपूर्ण नदियों में कौन सी नदी है जो यहाँ के एक प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है और वहां की भी जीवन रेखा है और पश्चिमी घाट की पहाड़ियों से होती है। तो हमें अगर नक्शे का, मैप का आइडिया है कि कौन सी जगह पर कौन सी वस्तु है या कौन सा स्थान है, तो हमें पता चल जाएगा। अब यहाँ पे आप देखें उपर्युक्त किस नदी से संबंधित है, तो यहाँ पे कावेरी, पेरियार, वैगई और घटप्रभा। तो इसका जो सही उत्तर है वह है पेरियार नदी। अब एक बार जरा देख लेते हैं। अब पेरियार नदी आप देखेंगे तो पश्चिमी घाट से शुरू होते हुए आगे की तरफ बढ़ती है और आगे की तरफ बढ़ते हुए किस स्थान पर जाती है, देखिए जहां पे स्टेटमेंट जो लिखा हुआ था, या जो पश्चिमी घाट की पहाड़ियों से आगे बढ़ते हुए लक्षद्वीप सागर में निष्कासित होती है। तो यह जो स्थान है यह लक्षद्वीप सागर है। अब यहां पे देखिए यह केरल का ही स्थान है। अब कोची के थोड़ा आगे ही है लक्षद्वीप सागर, यहां पर यह जाती है। अगली बात जो कही है कि एक राष्ट्रीय उद्यान की बात, तो वह जो राष्ट्रीय उद्यान है वह पेरियार टाइगर रिजर्व का ही क्षेत्र है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान ही है। तो यह आपको पता होना चाहिए कि जिस नाम से नदी, चूंकि वहां की महत्वपूर्ण नदी है, उस राष्ट्रीय उद्यान की जीवन रेखा है, इसी वजह से उसके लिए क्या कहा रहा जा रहा है कि राष्ट्रीय उद्यान की जीवन रेखा है, इसी वजह से उसका नाम भी वही है, पेरियार। अब हमारा जवाब क्लियर है, लेकिन हमें जवाब से जुड़ी हुई अन्य जानकारी भी पता चली कि पेरियार टाइगर रिजर्व भी यहीं पर है। अब आप देखें अगला सवाल, निम्नलिखित लक्षद्वीप द्वीप समूह के द्वीपों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम क्या होगा और नहीं होगा। और अगत्ती द्वीप, मिनिकॉय द्वीप और कवरत्ती द्वीप, इसमें बताना है कि उत्तर से दक्षिण और कहां पे, लक्षद्वीप द्वीप समूहों में ये सारे के सारे हैं द्वीप, अगत्ती, मिनिकॉय और कावरत्ती। अब 1 2 3, 1 3 2, 3 2 1 या 2 1 3। अब देख लेते हैं अगरत्ती, मिनिकॉय और कावरत्ती। अब यहां पर देखिए यह है अगरत्ती, आपको शायद दिखाई ना दे रहा होगा, मैं इसलिए गोला बना रहा हूं। फिर कावरत्ती, फिर उसके बाद हम देखेंगे तो यहां पर है मिनिकॉय। तो उत्तर से दक्षिण आते हैं तो अगरत्ती, कावरत्ती और मिनिकॉय। अब देखिए लक्षद्वीप द्वीप समूह में अगत्ती, कावरत्ती और मिनिकॉय। तो यहां पे क्या हो गया, पहले 1, फिर 3, फिर 2। तो 1 3 और 2 कहां मिलता है, हमें बी में मिलता है। तो हमारा सही जवाब होगा बी। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है स्टेटमेंट, कानपुर, कन्नौज, प्रयागराज और अयोध्या गंगा नदी के किनारे प्रमुख शहर हैं। उसके बाद देखिए यह राज्य गंगा नदी के ड्रेनेज बेसिन के अंतर्गत आता है। अब दो में से एक एक करके हम देखते हैं कि कौन सा कथन सत्य है, क्या केवल एक है, क्या केवल दो है, एक और दो दोनों है, या तो ना तो एक है और ना ही दो है।
अब इसमें पहला स्टेटमेंट, कानपुर, कन्नौज, प्रयागराज और अयोध्या गंगा नदी के किनारे हैं कि नहीं है, ये देख लेते हैं। ये उत्तर प्रदेश है। अब इसमें देखिए गंगा नदी की ये धारा हमें दिखाई देती है, तो यहां पर हम देखेंगे तो कन्नौज है, गंगा नदी के किनारे है। कानपुर है, वह भी गंगा नदी के किनारे है। यहां पर प्रयागराज है, वह भी गंगा नदी के किनारे है। लेकिन अयोध्या की बात करें तो अयोध्या यहां पर है, और यहां पर यह जो नदी है सरयू नदी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहला स्टेटमेंट जो है हमारा वह गलत है। अब दूसरा देखिए, यह राज्य गंगा नदी के ड्रेनेज बेसिन के अंतर्गत आता है। अब देखना होगा किस राज्य की बात हो रही, उत्तर प्रदेश की। तो क्या उत्तर प्रदेश में जो पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश है वह गंगा नदी के ड्रेनेज बेसिन के अंतर्गत है कि नहीं है। तो अगला एक और नक्शा है, आप देखेंगे गंगा ड्रेनेज बेसिन के लिए ये ग्रीन कलर का इस्तेमाल यहां पर हुआ है। तो ये पूरा का पूरा जो ग्रीन कलर आप देख रहे हैं, इसी के अंदर ही उत्तर प्रदेश पूरा दिखाई देता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दूसरा स्टेटमेंट हमारा यह वाला सही है। तो सही उत्तर हमारा हुआ ऑप्शन बी। अब आगे देखिए अगला सवाल, आज का अभ्यास प्रश्न है हमारा, भारत में मृदा के विस्तार के संदर्भ में सत्य कथन का चुनाव कीजिए। इसमें देखिए क्या है, गुजरात में मुख्यतः रेतीली मृदा पाई जाती है, उत्तर प्रदेश में मुख्यतः जलोढ़ मृदा पाई जाती है, बिहार में मुख्यतः लाल एवं काली मृदा पाई जाती है। उपरोक्त सभी कथन सही है या सत्य है। आप अपना उत्तर इस प्रश्न के लिए कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आप उत्तर देते हैं तो हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।